हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज ओम चौधरी। आई एम फ्रॉम इंग्लिश एंड हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने टॉपिक्स में ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू एंगल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्वाड्रेंट थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन, ये सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो सबसे अलग और सबसे बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये आपका मैथ्स में और अपने फिजिक्स में, चाहे नीट का बच्चा हो या जेई का बच्चा हो या ओलंपियाड वाला बच्चा हो, सबके लिए ये रिक्वायरमेंट है। चाहे वो 11th-12th में ही क्यों ना हो, ठीक है, क्या चाहे वो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो, ये बिना सीखे तुम फिजिक्स में नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जैसे स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप देखेंगे, स्टैंडर्ड इसके फंक्शन देखेंगे, ये क्या है एक्चुअल में मैं बताऊंगा। बेसिक से जीरो से बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल और डेरिवेशंस, इसके एप्लीकेशंस, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब कुछ निकालना हम यहाँ पे सीखेंगे। चलो, ओके। तो सबसे पहले आज हम जो देखेंगे वो फंक्शन देखेंगे। फंक्शन के बारे में क्या है कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली देखो, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, वाई, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी अदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन, ध्यान रखना। ये है आपका फंक्शन, ध्यान रखना। एक कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी यदि किसी अदर वेरिएबल पे डिपेंड करती है, मतलब उसी का वेरिएबल है ना, तो उसी का वेरिएबल मतलब मान लो कुछ भी है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी साउंड की स्पीड है, वो टाइम के अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे स्पीड तेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो साउंड की वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे। तो एक टाइम आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और डिपेंडेंट आपकी वेलोसिटी जो है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ऐसे, तो ये होता है हमारा फंक्शन, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे छोटी सी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं, जो कि मैंने बोला वही है। देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी y इज कॉल्ड फंक्शन इफ ऑफ वेरिएबल x, मतलब वो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, एक फंक्शन होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और फंक्शन को यहाँ पे आप टाइप्स देख सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पे फंक्शन मतलब एक कंटिन्यूअस एक ग्राफ है, तो वो आपका फंक्शन है। यदि वो एक क्लोज लूप बना दिया, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ भी बना दिया एक्स और वाई एक्सिस में, कोई भी ऐसा ग्राफ बना दिया आपने या फिर क्लोज कर दिया, तो वो आपका फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये ऐसा है, कंटिन्यूअस हो, और ऐसा हो सकता है ये बीच बीच में से कट भी रहा हो, तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लोज लूप में, ये फंक्शन नहीं है हमारा, ये है फंक्शन। यहाँ पे y एफ ऑफ एक्स है हमारा, मतलब y की जो भी वैल्यूज है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, f, और जो x है वो कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन जैसे मैथमेटिक के कोई सी भी टर्म्स उठा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, साइन थीटा cos थीटा हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, लोगरिथम हो सकता है, या फिर हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ वैल्यूज में फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंडेंट करेगा इस पे। तो y जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो उस जो वेरिएबल है उस पर डिपेंड कर रही होगी, और इसको बोलेंगे फंक्शन, ध्यान रखना। जैसे कि एक ऐसा ग्राफ है तो ये फंक्शन है हमारा। अब इसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको फंक्शन बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, ध्यान रखना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब आता है हमारा फाइनाइट चेंजेस। अब डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंट, मतलब कितना डिफरेंस है, कोई दो चीज है उनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, उसी डिफरेंस को बोलते हैं, और या फिर छोटे से स्मॉल चेंजेस को बताएंगे। अभी मैं बताता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट चेंजेस। ठीक है, तो दो चीजों के बीच का डिफरेंस को डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं चेंजेस, मतलब उसमें कितना चेंजेस। मान लो मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसकी स्पीड है 250, 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं, मेरी साउंड एनर्जी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी स्पीड है, साउंड की स्पीड है। और मान लो अभी मैं तेज तेज बोलने लग जाऊँ, मेरे 300 हो जाए, 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, तो एक तरह से मैं पहले कितने में था अब कितने में था, उनके बीच का चेंजेस। ठीक है, वो चेंजेस ही हमारा डिफरेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो टाइप के होते हैं एक तरह से, एक फाइनाइट चेंजेस होता है। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन है उसके भी अलग अलग टाइप है। तो हम पहले देखेंगे फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज किसको बोलेंगे, फाइनाइट चेंज को पहली तो बात ध्यान रखना, इसको डेल्टा एक्स से दिखाएंगे हम। फाइनाइट चेंज को एक तरह से डेल्टा एक्स से दिखाएंगे, और इसमें होता क्या है, जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है वो कंपेरेबल होती है इसकी इनिशियल वैल्यूज से।
मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो डिफरेंस है ना ऐसा हो जो कि आपकी इनिशियल वैल्यू से कंपेयर हो सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, ऐसे समझो, मान लो किसी स्प्रिंग की लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर और उसमें चेंजेस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर, चेंजेस को ही दिखाएगा, ध्यान रखना है, फाइनाइट चेंज मतलब डेल्टा एक्स के कितना चेंजेस है। तो ये 10, ये मान लो इसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चेंजेस इतना आया, हो सकता है कंप्रेस हो रहा हो या एक्सपेंड हो रहा हो, ठीक है, डिपेंड करता है उस पर। तो देखो मान लो फाइनल लेंथ कितनी हो रही होगी 10 में से, या तो 10 में कुछ ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, ये चेंजेस, ठीक है, या तो 12 हो रही होगी या 8 हो रही होगी। तो ओवरऑल हमारा जो चेंजेस है वो इनिशियल वैल्यू से कंपेरेबल हो, तो इसका मतलब वो फाइनाइट चेंजेस है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बड़ी वैल्यूज के अंदर हम चेंजेस देखते हैं, जैसे 80 90 के बीच में हो गया, 10 9 के बीच में हो गया, 10 2 के बीच में हो गया, तो इनका जो चेंजेस है वो ऐसा हो या फिर उसके ऑर्डर का हो। मतलब जैसे 2 है और 10 है, कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी इसके अगले वाले एग्जांपल से आप इसकी अगली डेफिनेशन से समझोगे। फाइनाइट चेंजेस तो सिंपल सा चेंजेस है जो आप पढ़ते आते हो कि हाँ सिंपल डिफरेंस, ठीक है, वो है, इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट चेंजेस। इनफाइनाइट चेंजेस को ध्यान रखना, स्मॉल से दिखाते हैं, डीवाई से, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डीवाई। डीवाई, अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत छोटा, मान लो मैं बोलूंगी 100 और दूसरी वैल्यू लूंगी 99.99999 10-15 पीढ़ियों तक, इतना छोटा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 0.00000 इनफाइनाइट, बहुत दूर तक 0.001 आ रहा है ना। तो ऐसी वैल्यूज, अब वो जो चेंजेस आया हमारा डेल्टा एक्स या डेल्टा डीवाई, जो भी कुछ बोल रहे हो आप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं y2 लिया, एक y1 लिया, ठीक है। y2 मेरा 100 था, y1 मेरा 99.9999 काफी दूर तक, है ना। तो इन दोनों का चेंजेस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, y2 माइनस y1 करेंगे हम तो 0.0000 इतना। अब ये जो नंबर आया है आपका, ये जो नंबर आया, ये जो डिफरेंस आया है, वो क्या आपकी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ये मान लो या ये मान लो, इनसे कंपेरेबल है क्या, नहीं है। देखो कंपेरेबल है क्या, ये तो 100 और ये 0.000, मतलब बिल्कुल बारीक सा चेंजेस, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा चेंजेस है, ऐसा चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस को इनफाइनाइटली चेंजेस बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको डिवाइस से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जो बहुत छोटे से चेंजेस को भी दिखा रहा है ना वो। तो ये डिफरेंशिएशन में काम में आने वाला हम, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, जैसे वाई एक्सिस में है कोई चेंजेस तो डिवाइस से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि एक्स में चेंजेस है तो डीएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड में है तो डीजेड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये अलग अलग है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन से में, डीवाई में चेंज है, डीएक्स में चेंज है, या जेड में चेंज है, डीजेड लिखेंगे उसको, ओके। ओके, तो देखो अब इसमें हम जो डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालने का सोच रहे थे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे हम यदि कोई किसी भी कर्व का यदि हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो देखो, ओके, तो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसमें एक पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालना है, मान लीजिए एक कर्व है, ये रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये कर्व है, एक कोई भी ग्राफ है आपको, और इस पे आपको स्लोप निकालना है एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका एक सिंगल पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पर्पल कलर का, तो इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट खींचनी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट खींचा, टेंजेंट खींचने से जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो आपका थीटा होगा। अब वो थीटा होगा, टेंजेंट होगा उसका, ठीक है, उसका स्लोप होगा, लेकिन वो कितना होगा वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, वो एम बोल दो या टेन थीटा बोल दो, लेकिन यहाँ पे ना तो थीटा का पता, ना हमें एम का पता, ना इसका सिर्फ इक्वेशन पता होगा। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, उसका देखेंगे अभी हम। ये टेन थीटा या फिर ये सिंगल पॉइंट के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे थीटा गिवन होगा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और ये थीटा भी गिवन ना हो तो एक ग्राफ हो y इक्वल टू कुछ भी एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ भी, किसी भी फंक्शन हो, तो उससे कैसे निकालेंगे वो डिफरेंशिएशन में हम सीखने वाले हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो पता ही चल जाता है हमें, थीटा दिया होता है तो हम डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना इसमें सिखाया जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो ये एक पॉइंट के लिए था, ठीक है। यदि दो पॉइंटों के लिए हो, मतलब दो पॉइंट हो आपके पास किसी भी कर्व पे x1 y1 x2 y2, तो हम यहाँ पे भी एवरेज या फिर टेन थीटा
या फिर स्लोप, कुछ भी बोलो, बात एक ही, ये निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालोगे, वही हम स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगा के, डी डेल वाई मतलब y2 माइनस y1 और डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 करके हम ये निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये वही है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे करके हम दो पॉइंटों के बीच में भी स्लोप निकाल सकते हैं। सिंगल पॉइंट में जो हमारा टेन थीटा होगा, जो हमारी टेंजेंट होगी, वो आपका स्लोप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है dy अपॉन dx से, जो डिफरेंशिएशन है उसको dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब dy का मतलब तो आप समझ गए थे, अब dy अपॉन dx का मतलब भी समझ लो। देखो dy अपॉन dx का मतलब है dy y में कुछ ना कुछ चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको बोलते हैं इसकी रेट, ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ध्यान रखना। तो dy अपॉन dx का मतलब है कि y में बिल्कुल छोटा सा भी चेंजेस आ रहा है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना x की वजह से कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं आपके y में। ठीक है, तो ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ है, ध्यान रखना, अचानक से मतलब अचानक से बिल्कुल छोटा सा बारीक सा हमें चेंजेस पता चलेगा, उसी को बोलेंगे इंस्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब ही है dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंजेस आया। ठीक है, तो वो उसकी रेट को बताएगा, मतलब उसके इंस्टेंट रेट को बताएगा कि उसमें कितना चेंजेस आया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये dy अपॉन dx का मतलब है। ओके, तो dy अपॉन dx इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y और x बाद में फिजिक्स में अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, जैसे मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट है या फिर वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो dx अपॉन dt। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ds अपॉन dt। इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस आता है उसे को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे पढ़ेंगे फिर बाद में। तो ये हल्का सा चेंजेस को दिखा रहा है, ध्यान रखना, बड़ा चेंजेस तो वैसे ही पता चल जाएगा, वो तो एवरेज में आएगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल बारीक सा या सिंगल पॉइंट पे आपको चेंजेस देखना है तो ds अपन dt करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको और इसको अलग अलग ये तीनों तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। कभी आपको dy अपॉन dx की कोई जरूरी नहीं इसी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो या फिर कहीं दिखे आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx, ये ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते ही हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका है। ठीक है, आज इसमें थ्योरी में यही चीजें देख रहे हैं हम कि इसमें इसको कैसे कैसे बोला जाता है। चलो यहाँ पे अब देखो स्लोप, अभी अभी हमने देखा कि स्लोप किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे या किसी सिंगल पॉइंट पे हम स्लोप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर आपको वही बताना है स्लोप, जो कि हम लास्ट सेकंड लेक्चर में हम देख चुके थे कि स्लोप कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और एक्चुअल में स्लोप होता क्या है। स्लोप आपको पता है बेसिकली कि जो भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से जो हमारी लाइन यहाँ पे वो कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ में जितना लाइन हमारी एंगल बनाती है, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई सा भी एंगल हो, बट उसके साथ जितना एंगल बनाती है वही होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, स्लोप निकालना है हमें, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो वो चीज देखना पड़ेगा कि स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे कि फाइंड स्लोप एबीसी का स्लोप बताना है। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं आपके पास ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बी की बात करता हूं, बी। ठीक है, तो 8 बी पे इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस भी ऐसे है, वो लाइन भी ऐसे है, जो टेंजेंट लाइन है ना आपकी ग्रीन कलर की टेंजेंट लाइन, वो एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एंगल 0। ठीक है, तो स्लोप स्लोप बोल दो या टेन थीटा बोल दो, तो टेन जीरो यहाँ पे एंगल गिवन है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0, टेन जीरो की वैल्यू कितनी है, तो 0 होती है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। जैसे 8 सी पे बात करूं मैं, 8 सी पे बात करूं तो देखो एक्स एक्सिस ये है
और टेंजेंट हमारी ये है, ऐसे जो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको वो इसकी टेंजेंट है। तो इसके दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 45, इधर से बना लो या इधर से बना लो, तो एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है। तो सिंपल सा आंसर आ गया इसका, स्लोप एट सी कितना हो जाएगा 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो ये तो सर बड़े सिंपल सिंपल थे। इसका बताओ सर इसमें कैसे करें। तो देखो भाई इसके अंदर एक हमने टेंजेंट खींची, टेंजेंट खींचने से आपको यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव, तो सर 1060 की वैल्यू हो गई √3, आंसर आ गया। नहीं, गलत है वो, ध्यान रखना एक्स एक्सिस से हमें स्लोप लेना है, इधर से हमें स्लोप लेना है, तो इधर से हमें एंगल देखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से देखना पड़ेगा कि वो लाइन कैसे जा रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे खींच लो या फिर यहाँ पे खींच लो, ये है हमारा, ध्यान रखना ये जो θ3 है वो है आपका स्लोप, ध्यान रखना। तो इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे सर, तो इसका स्लोप होगा स्लोप एट सी या ए की बात कर रहे हैं, तो इस पे जो स्लोप होगा वो 10 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल पता कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन है 60, तो इधर कितना हुआ 120, तो ये 120 हो गया। तो 10 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अब ये नहीं पता हमें, तो इसको ओपन करना मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ कि 180 माइनस ऑफ 60 कर सकते हो आप, 180 पे चेंज होगा नहीं, तो 10 का 10, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का साइन, 1060 का मतलब माइनस का √3, तो यहाँ पे स्लोप आया है -3, -√3। और मैंने बोला भी था राइट एंगल ट्राइंगल की इधर की साइड लाइन होती है तो आपका m या स्लोप आपका नेगेटिव होता है, राइट एंगल पे होती है तो आपका स्लोप इनफाइनाइट होता है, और इधर होती है तो आपका स्लोप पॉजिटिव में आता है, और इसमें एकदम 0 डिग्री एंगल पे होती है तो 0 आता है स्लोप। ये चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं कि कैसे कैसे कब कब इंक्रीजिंग होगा कब कब डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो आओ देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है आपको ग्रीन लाइन में, ठीक है, आपको ग्रीन लाइन में यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है ना ऐसे ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिए रखे हैं हमने, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे जा रहा है ना ग्राफ हमारा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट पे देखेंगे तो इस पे वही टेंजेंट खींच दो, तो इसकी ये टेंजेंट है भाई, ठीक है। तो इस पॉइंट की टेंजेंट खींचे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो θ1 हो गया हमारा। फिर दूसरे पॉइंट पे जाओ और यहाँ पे भी एक टेंजेंट खींच दो, तो यहाँ से एक θ2 बन रहा है हमारा। अब आप कंपेयर कर सकते हो इसको, भाई आपका θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है। तो देखो यहाँ पे θ1 इज ग्रेटर देन इज लेस देन θ2। देखो यहाँ पे θ1 था, फिर ऐसे जा रहा है, मतलब थीटा बढ़ रहा है हमारा, तो θ2 बड़ा होगा। θ2 बड़ा होगा इसका मतलब tan थीटा, दोनों साइड tan ले लो, tan थीटा tan थीटा। तो देखो यहाँ पे एंगल ही बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा स्लोप, किसका मोड ऑफ स्लोप देके, हम पॉजिटिव नेगेटिव ना देख के स्लोप देके, तो देखो स्लोप, तो स्लोप 1 का कम है और स्लोप यहाँ पे 2 का ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब जो स्लोप आपका क्या होगा वो इंक्रीजिंग होगा, समझ गए। तो ग्राफ से आप देख सकते हो उसके अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट खींच के कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बताऊं आपको, जैसे ग्रीन कलर का एक कर्व है, 2 पॉइंट लिए, दोनों पे टेंजेंट खींचे, ठीक है। तो टेंजेंट खींचे तो पहले वाले का एंगल देखो यहाँ पे ये आ रहा है θ1, फिर दूसरे पॉइंट पे गए हम और यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे, ठीक है, और ये ऐसे कर दिया हमने, तो यहाँ पे θ2 हो गया हमारा। अब देखो θ1 पहले और θ2 बाद में दिख रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यहाँ पे देखो थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो पहले थीटा ज्यादा था, फिर थीटा कम हो गया आपका, इसका मतलब है θ1 पहले ज्यादा था और फिर θ2 आपका कम हो गया, मतलब θ2। तो इसका मतलब वही tan थीटा वापस लोगे, tan थीटा इज ग्रेटर देन ऑफ tan θ2। इसका मतलब आपका जो स्लोप है, स्लोप 1 वो ज्यादा होगा स्लोप 2 से। अच्छा इसका मतलब स्लोप घट रहा है, इसका मतलब आपका स्लोप डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है ये। तो इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग वाला है। स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइन लाइन हो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे भी उतना एंगल है, उस पॉइंट पे भी इतना एंगल है, तो आपका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट हो गया।
ऐसे आप पता कर सकते हो कि आपके जो ग्राफ से स्लोप है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, चलो नेक्स्ट एक और लेते हैं हम। तो इसमें देखो, अब इसमें डिक्रीजिंग वाले या फिर इसमें भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखते हैं। देखो डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या स्लोप आपका इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। इसके पहले वाला जो था उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग मतलब ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, है ना। लेकिन स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान मत रखना भाई, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या स्लोप डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है। ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इधर की साइड जा रहा है ये ग्राफ ऐसे, ठीक है। और ये वाला भी ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इनमें देखते हैं, इसमें वही पहले पॉइंट पे देखा हमने, तो इसका स्लोप बनाया यहाँ पे, ये θ1 बन गया। फिर दूसरे वाले पॉइंट पे गए, दूसरे वाले पॉइंट पे यहाँ पे θ2 देखा, θ2। तो इसमें देखो क्या हुआ, पहले θ1 ज्यादा था, फिर θ2 कम हो गया, θ2 कम हो गया, इसका मतलब स्लोप घटता हुआ जा रहा है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, स्लोप आपका डिक्रीजिंग है इस ग्राफ के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लो हम, और यहाँ पे एंगल बना लो, ठीक है। एंगल बनाओगे तो यहाँ पे बना लो या फिर और नीचे ले जाके ऐसे बना लो। तो देखो यहाँ पे θ1, फिर दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पे θ2, ये दोनों बने। देखो यहाँ पे θ1 क्या है, θ1 ज्यादा है, ठीक है, और θ2 कम है आपका, θ2 कम हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में जब इधर जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये जो भी वैल्यूज है वो उल्टी है, जैसे ध्यान रखना। इनका मोड तो सही है, अभी इनका मोड तो सही है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये चेंजेस को दिखा रहा है अपने को, ध्यान रखना, ये चेंजेस दिखा रहा है अपने को। तो इसका tan जब लेंगे, यहाँ पे ये ऐसे नहीं, मोड की वैल्यू नहीं ले रहे हम, जब tan थीटा लेंगे, tan θ1, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मोड जब उठाएंगे तो tan θ2 ये ज्यादा हो जाएगा आपका, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है वो एंगल, ऐसे हो गया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थीटा आपका बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, θ1 से θ2 बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ है लेकिन आपका स्लोप इंक्रीजिंग है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में वही वापस दोनों का एंगल एक ही रहना है यहाँ पे, ठीक है, एंगल एक ही रहना है आपका, तो इसमें स्लोप आपका कांस्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं इसमें कि इसमें स्लोप और उसका मैग्नीट्यूड देखना है, ए टू बी और बी टू सी। ए टू बी जा रहे हैं इधर, देखो ए टू बी, तो ए टू बी में आपका जो स्लोप है वो यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल में है, tan की वैल्यू, तो यहाँ पे ए टू बी देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये देखो tan थीटा, थीटा आपका जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे स्लोप ए टू बी में, ठीक है। तो ये tan थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा फिर दूसरा बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये है, तो इसका मतलब ये एंगल ये थोड़ी लेंगे हम, इधर वाला एंगल लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्लोप, स्लोप tan थीटा, थीटा की जगह हम 180 माइनस थीटा रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं हम, ध्यान रखना एंगल, है ना। तो एंगल 180 माइनस थीटा है इधर से, ठीक है। तो ये आ गया, अब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब tan नेगेटिव हो जाएगा, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप इसका बड़ा है और इससे कम है, ठीक है। ऐसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है आपको, ओके। चलो नेक्स्ट। आता है फिजिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है dy अपॉन dx का, तो ध्यान रखना, ये एक रेशियो है, और किसका, स्मॉल चेंजेस का, ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ y एंड वेरिएबल x इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी, अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया भी था कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय द स्मॉल अमाउंट द dv
dv in small time in change in dt, then average acceleration of the body, देन एक्सेलरेशन। अभी जैसे मैंने डिस्टेंस का और उसका बताया था ना टाइम का, तो वैसे ही यहाँ पे हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में भी देख सकते हैं। जैसे 8th 9th में आपने देखा होगा एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन होती है dv अपॉन dt, है ना, मतलब ऐसे है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा सुना होगा आपने। तो वही चेंजेस बता रहा है यहाँ पे स्मॉल चेंजेस को दिखा रहा है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे d लिखे हुए हैं, dt अपॉन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, डेल डेल कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं एक डेल, ठीक है। तो देखो स्मॉल चेंजेस, तो एवरेज स्मॉल चेंजेस को देखना है, यदि एवरेज की बात हो रही है तो आप फाइनाइट चेंजेस के फॉर्म में लिखोगे, समझ गए। यदि आपको वो बोल रहा है फाइनाइट चेंजेस, मतलब डेल्टा वी डेल्टा टी ऐसा दिया हुआ है, तो आपको फाइनाइट या ए एवरेज ऐसे लिखोगे। ध्यान रखना, जब भी एवरेज की बात होगी तो आपको सिंगल इंस्टेंट वाला नहीं बताना। एवरेज का मतलब बड़ा बड़ा ओवरऑल ओवरऑल मानना है अपने को, ठीक है। तो उसमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिख देना है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि बहुत हल्के टाइम के लिए स्मॉल चेंजेस के अकॉर्डिंग, टाइम में स्मॉल चेंजेस में, और स्मॉल चेंजेस ही उसमें वेलोसिटी में हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो फिर हम फाइनाइट नहीं लिखेंगे और उसका एवरेज भी नहीं निकलेगा, उसका एक इंस्टेंट निकलेगा, ठीक है, अचानक से। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इसी के फंक्शन के लिमिट लगाते हैं हम। जब इसकी लिमिट लेते हैं तो ये देखो ऐसे लिखते हैं, लिमिट टी टाइम इक्वल टू जीरो। टी टाइम इक्वल टू जीरो का मतलब है कि बहुत ही हल्के टाइम के लिए, बहुत ही 0.000 लगभग जीरो के आसपास टाइम चेंजेस में आपको ये लिखना आ रहा है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी की लिमिट लगाते हैं हम टाइम टी टाइम्स टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास बहुत ही हल्के चेंजेस को दिखा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आया आपका इंस्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि मिली सेकेंड्स के लिए ये चेंजेस दिखा रहा है। ये बड़े चेंजेस को तो ये दिखा ही सकता है, ऐसे लिख ही सकते हो आप कि 2 घंटे के अंदर हमारी हमारी वेलोसिटी में इतना चेंजेस आया, तो वो मोटा मोटा है, बड़ा बड़ा है, ओनली डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन स्मॉल चेंजेस, बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे। और इसका फिजिकल मीनिंग यही है कि डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स में टाइम टेंस टू जीरो का मतलब है कि इतना कम टाइम में आपको चेंजेस दिखाना है, जो कि लगभग लगभग टाइम की वैल्यू कितनी है, जीरो के आसपास, बहुत ही नेग्लेक्ट वैल्यू के आसपास है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू के आसपास। तो इसका मीनिंग होता है, ध्यान रखना, जब बहुत ही हल्के चेंजेस को दिखाना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है। इनडायरेक्टली मैं सीधा सीधा बोलूं तो बहुत ही छोटे चेंजेस को दिखाना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है। बड़े चेंजेस को दिखाना है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। वी एवरेज को ऐसे दिखा सकते हो, मतलब ये आगे भी पढ़ेंगे हम कि ए एवरेज क्या होता है, ए इंस्टेंट क्या होता है। जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ ए इंस्टेंट बोल सकता हूँ। ए इंस्टेंट मतलब अचानक से किसी भी टाइम पे, क्योंकि टी इक्वल्स टू क्या है, जीरो के आसपास, ठीक है। तो डेल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं हम, ध्यान रखना, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे टी की फॉर्म में करूँ तो डी वाई अपॉन डी टी को ए इंस्टेंट लिख सकते हैं, ओके। चलो, तो आपको इसका फिजिकल मीनिंग पता हो जाना चाहिए कि ये और ये ओनली किसको दिखाता है, स्मॉल चेंजेस को, रेट ऑफ स्मॉल चेंजेस को। ध्यान रखना ये रेशियो होता है स्मॉल चेंजेस में। चलो भाई, अब इसके है ना फंक्शंस, अब चलो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर, ये तो समझ गए भाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, ठीक है भाई, स्मॉल चेंजेस को दिखाते हैं। लेकिन अब ये जो आप बोल रहे हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में जो एफ एक्स है, तो ये क्या है, ये अलग अलग भी तो हो सकते हैं, ये अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल है, धीरे धीरे आराम से समझना, नहीं वापस कर सकते हो इस वीडियो को वापस देखना आप, है ना, तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी एक एक चीज को बता रहा हूँ कि अब वो बेसिक चीजें थी, वो कहीं काम में नहीं आएगी, बट उनसे समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट कनेक्ट होएगा। अब जो क्वेश्चन या फॉर्मुलेज जो आएंगे वो अपने काम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन है, तो सबसे पहले लेते हैं फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। भाई मान लो y इक्वल टू सर 5 है, y इक्वल टू 3 है, तो कांस्टेंट फंक्शन हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसमें चेंजेस कैसे आएगा। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ध्यान रखना। मान लीजिए कोई फंक्शन है 5, ठीक है, तो इसका मैं डिफरेंशिएट लिखूं, मतलब dy अपॉन, मान लो x के साथ में है, x है ही नहीं इसमें, है ना, फंक्शन तो x का है लेकिन x है ही नहीं, x की पावर 0 है, x की पावर 0 का मतलब ये तो 1 हो गया, मतलब 5 ही है ये एक तरह से, ठीक है x का ही फंक्शन लेकिन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो dy अपॉन डी जो होगा वो इसका 0 होता है, ध्यान रखना। किसी भी कांस्टेंट का
डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए और ले लूं यहाँ पे, जैसे मान लो 15 ले लिया मैंने y इक्वल टू, तो सर इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा सर, इसका 0 होगा। कांस्टेंट का चेंजेस देखना है, उसमें चेंज ही नहीं हो रहा, तो dy अपॉन dx उसका 0 होता है। तो ये एक अपने पास फॉर्मूला बन गया है, पहला फॉर्मूला बन गया हमारा। ध्यान रखना ये कि y हमारा कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx होगा, या y डैश बोल सकते हो, वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, पहला फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको। चलो दूसरा फंक्शन है कि y की पावर सर कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म में हो ऐसे, तो y इक्वल टू ऐसे हो x की पावर n हो, तो इसका इस फंक्शन का कैसे करेंगे, ये दूसरे नंबर का डेरिवेशन है अपना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y डैश बोल दूं या dy अपॉन dx बोल दूं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है n आगे आ जाता है और एक कम हो जाता है इसमें, तो n आगे आ गया x की पावर n माइनस 1। ओके, ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर एक एग्जाम्पल देके बताओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा हमें, तो मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब है भाई, ठीक है, एक्स क्यूब है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डैश लिख रहा हूं मैं, या फिर dy अपॉन dx भी लिख सकते हो। तो देखो 3 आगे लेके आना, 3 में से 1 कम कर देना। ओके, इसका मतलब है 3x स्क्वायर, ये सर इसका y डैश है, या फिर dy अपॉन dx है इसका, ये इसका आंसर है। सिंपल, सिंपल है ना। कोई भी आपको पावर n दिख जाए तो n आगे आएगा और n में से एक कम हो जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन का सेकंड है ये, ठीक है। थर्ड, थर्ड में सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री तो 6 है, मतलब 6 फंक्शंस है, तो उनका कैसे कैसे है सर, अलग अलग होगा उनका, तो हाँ बिल्कुल अलग अलग होगा। देखो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y की जगह हम x पुट करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारा फंक्शन है, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएट होता है, कोस एक्स होता है, तो ये आपको याद करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। फिर यदि हमारा फंक्शन कोस एक्स है तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर का कोसेक एक्स का माइनस कोसेक्स कोट एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोट एक्स का माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे डिफरेंशिएशन है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको ऐसे अचानक से कोई सा भी फंक्शन दे दूं, मान लीजिए y इक्वल्स टू, मान लीजिए y इक्वल्स टू ऐसा कुछ दे दिया मैंने, मैं बोलूं कि y इक्वल टू सर साइन एक्स है, ठीक है, तो अब बताइए, या फिर साइन थीटा है ऐसे, तो बताइए डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हुआ। ये वेरिएबल ध्यान रखना, इस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे x है तो x लिखोगे, z है तो z, t है तो t, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स, तो ये आपका आंसर है। सिंपल, एक एक फंक्शन का याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे और सीखेंगे हम, ठीक है। तो अभी यहां तक ही कंटिन्यू करते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। इन फॉर्मूलेज को आप रिवाइज करके आना, क्योंकि इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला और आज बेसिक थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। अब फॉर्मूलाज है और आपको क्वेश्चन पुटअप करना आना सीखना है इसमें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।